नमस्कार, 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में उसको रख दिया गया, तब वो संवैधानिक अधिकार बन गया। संवैधानिक अधिकार बन गया। ठीक है। पहले जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। जब उसका संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, तब वो मूल अधिकार की श्रेणी से हटकर वो संवैधानिक अधिकार बन गया और वो उसको कहाँ रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। ठीक है। दूसरा तथ्य है, ये देखते हैं। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत न केवल केंद्रीय सूचना आयोग बल्कि राज्य सूचना आयोग की भी स्थापना की गई। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत न केवल केंद्रीय सूचना आयोग बल्कि राज्य सूचना आयोग, न केवल केंद्रीय सूचना आयोग बल्कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। किसके अंतर्गत? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ओके। परंतु जिला स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है। एक बात ये क्लियर रखिएगा कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर तो सूचना आयोग का प्रावधान है, परंतु जिला स्तर पर सूचना आयोग का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। जबकि इन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पदमुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन पदमुक्ति बल्कि इनकी पदमुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक बार फिर से देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उनकी पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरार्की प्रणाली का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरार्की प्रणाली, इसी द्वैध शासन प्रणाली को ही क्या कहते हैं? डायरार्की प्रणाली कहते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरार्की प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली को ही डायरार्की प्रणाली कहते हैं। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरार्की प्रणाली का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1919
1935 के तहत हुआ, का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ, जबकि केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ भारत शासन अधिनियम, जबकि सॉरी 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 ये जो, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरकी प्रणाली का शुभारंभ भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1919 के तहत हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरकी प्रणाली का प्रारंभ भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 1919 इसमें सही होगा, ठीक है। 1935 को करेक्ट कर लीजिएगा, 1919 कर लीजिएगा। 1919 के तहत हुआ, परंतु केंद्र में डायरकी प्रणाली अथवा द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरकी प्रणाली का प्रारंभ हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, परंतु केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली अथवा डायरकी प्रणाली का प्रारंभ हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र में हुआ था 1935 के तहत और प्रांत में हुआ था 1919 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। मायोग्लोबिन में प्रश्न आता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? मायोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेड रिबन एक्सप्रेस के द्वारा देश भर में घूम कर रेड रिबन एक्सप्रेस रेड रिबन एक्सप्रेस के द्वारा क्या होता है? रेड रिबन एक्सप्रेस के द्वारा देश भर में क्या होता है? देश भर में घूम कर लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। लोगों में देश भर में घूम कर लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है। क्या होता है? रेड रिबन एक्सप्रेस के द्वारा देश भर में घूम कर लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण जो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोस्कोप कहते हैं, ठीक है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण जो किया जाता है उसको एंडोस्कोप कहते हैं, जो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो होता है, ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का जो परीक्षण किया जाता है उस किसके द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह एंडोस्कोप प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष जो है, इसके अंतर्गत 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है।
इसके अंतर्गत 7 प्रकार का टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, ये बच्चों में 7 प्रकार का टीकाकरण किया जाता है। भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों में 7 प्रकार का टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, यही मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है कि बच्चों में 7 प्रकार का टीकाकरण करना, जिससे कि 7 प्रकार की बीमारियों से निवारण दिया जा सके बच्चों को। ठीक है, यही भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स रसायन कीटों द्वारा उत्सर्जित कीटों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। फेरोमोन्स रसायन क्या होते हैं? फेरोमोन्स रसायन फेरोमोन्स रसायन पूछा जाता है प्रश्न कि फेरोमोन्स रसायन किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? तो फेरोमोन्स रसायन जो होते हैं वो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स रसायन कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं तथा कीटों को आकर्षित करने में मदद भी करते हैं। ठीक है, तथा कीटों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। ठीक है, फेरोमोन्स रसायन कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तथा कीटों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर एक परमाणु भट्ठी है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर यह एक परमाणु भट्ठी है। नाभिकीय रिएक्टर एक परमाणु भट्ठी है। ठीक है, जिसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। 239 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर एक परमाणु भट्ठी है। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वो ईंधन है थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनोजाइट है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। थोरियम जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल यानी KL, तमिलनाडु यानी TN, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है। भारत में थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में थोरियम का प्रचुर स्रोत कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में थोरियम केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है तथा हाइड्रोजन बम ये बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर
थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का एकमात्र और विश्व का प्रथम रिएक्टर है। कौन सा नाभिकीय रिएक्टर? पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला, किसका अध्ययन करने वाला? थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला, थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का एकमात्र, थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का एकमात्र और विश्व का प्रथम रिएक्टर है, ठीक है, रिएक्टर, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का एकमात्र और विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इसी के साथ आज का सीरीज यही से समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।